फ्रांस के एक हैंगर में एक A380 लावारिस जहाज खड़ा है जिसका अंदरूनी हिस्सा फटा हुआ है और ये वहीं पड़ा पड़ा जाया हो रहा है, जो कि आले सऊद और उनके बादशाह की ना खत्म होने वाली दौलत की दास्तान सुना रहा है। इससे पहले कि हम किंग सलमान के खरबपति लाइफस्टाइल पर गौर करें, हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये खरबों रुपए कहाँ से आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। किंग सलमान 2015 में 89 साल की उम्र में इक़्तिदार में आए। जब उनके बड़े भाई अब्दुल्ला, जो कि उस वक्त के बादशाह थे, इंतकाल कर गए तो किंग सलमान ने आले सऊद का कंट्रोल और सऊदी अरब का तख्त संभाल लिया। शाही खानदान की ज्यादातर दौलत जहां से आती है वो सरकारी तेल की कंपनी अरामको है। अरामको दुनिया में खाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा जखीरा है और ये एक तरह से सोने की खान से कम नहीं, और इसके 98% शेयर को शाही खानदान ही कंट्रोल करता है। और इसी चीज ने आले सऊद को बेतहाशा दौलत से माला माल कर दिया है। दुनिया की तमाम सल्तनतों में से सबसे अहम तख्त के बादशाह मुश्तरका तौर पर $1.4 ट्रिलियन के मालिक हैं। किंग सलमान ने 12 बेमिसाल और इंतहाई शानदार महल्लात तामीर कराए हैं और इन 12 में से 3 सबसे ज्यादा लग्जरी और बेमिसाल महल हैं, जिनमें रियाज में वाक़े अल यमामा महल, इरगा महल और अल दरिया में वाक़े अल हुजा महल शामिल हैं। अल यमामा महल किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का हेड क्वार्टर है। ये महल सऊदी दारुल खिलाफा रियाज के कल्ब में वाक़े है। यही महल बादशाह की सरकारी मसरूफियात और शाही दरबार दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फर्नीचर हकीकी तौर पर किंग सलमान के शाहाना ज़ौक़ को जाहिर करता है। इसमें कई शानदार फानूस हैं जो उनके पीस ऑफ आर्ट का नमूना है। बेहतरीन कालीनों से आरास्ता, कीमती नवादरात और सजावट के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस महल की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन रुकिए, अभी इस सब से ज्यादा मुतासिर ना हो, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड महल होना और चीज है, लेकिन जेट तैयारों के पूरे बेड़े को इस कीमती धात से सजा देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ नाज़रीन, किंग सलमान 6 जेट तैयारों के भी मालिक हैं और सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि इनके अलावा ऑफिशियल 747-400 जो कि बहुत बड़ा जहाज है, इसके साथ साथ 2 बोइंग और एक एयरबस भी शामिल है जो बादशाह की खुसूसी तौर पर खिदमत के लिए मामूर है। रॉयल बोइंग 747-400 एक कमर्शियल हवाई जहाज है जिसे बादशाह के लिए उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार किया गया है और इसको एक आरामदेह जन्नत में तब्दील कर दिया गया है। ये एविएशन 20 दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तैयारों में से एक है और 600 से भी ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसके अंदरूनी फर्नीचर की कोई ऑफिशियल वीडियो तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्फ्रेंस रूम्स, बाथरूम्स और गोल्ड प्लेटेड बेडरूम्स तक हर चीज मौजूद है। बोइंग बेड साइज की एवरेज कीमत $100 मिलियन है, लेकिन क्योंकि किंग सलमान के पास ये 2 हैं और सब अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं और इनमें गोल्ड प्लेटेड फर्नीचर भी है। और ये भी याद रखें कि उनके बाकी 4 जहाज भी यही सब खुसूसियात रखते हैं। इन तमाम 6 जहाज़ों की देखभाल पर सालाना $5 बिलियन का खर्च आता है, लेकिन ये तो बादशाह की दौलत के समुद्र में से सिर्फ एक कतरे के बराबर है, क्योंकि जो दौलत ये अपने डिप्लोमेटिक टूर्स पर खर्च करते हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 2014 में जब किंग सलमान ने वाशिंगटन डीसी के लिए एक डिप्लोमेटिक टूर पर सफर किया तो उन्होंने लग्जरी 4 सीजन होटल के तमाम 222 कमरे बुक करा लिए। न सिर्फ ये, बल्कि किंग सलमान ने इस पूरे होटल की मुकम्मल रीडेकोरेशन का भी ऑर्डर दिया। होटल को हुक्म दिया गया कि हर वो चीज जिसमें गोल्ड ना हो उसे सोने में तब्दील कर दें। हत्ता के मेजों के आईने, लैंप, यहाँ तक कि हेड रेक तक को भी तब्दील करना पड़ा और ये तमाम गोल्ड प्लेटेड चीजें डायरेक्ट सऊदी से हवाई जहाज के जरिए भेजी गई थी। बादशाह ने होटल के तमाम कालीनों को सुर्ख रंग में तब्दील करने का भी हुक्म दिया और कार पार्किंग गैराज में भी कालीन बिछाने के इंतजामात किए गए ताकि बादशाह के पांव जमीन को ना छूने पाए। ये सब जानने के बाद अब अगर आपको लगता है कि 2014 का ये सफर हद से ज्यादा शाहाना था, तो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेंगे। 2017 में किंग सलमान डिप्लोमेटिक टूर्स की एक सीरीज पर गए थे
जिसमें रूस से लेकर इंडोनेशिया, मराकश, टोक्यो और कुछ दीगर ममालिक शामिल थे। उनके हर सफर से शाहाना शो ऑफ का मुजाहिरा होता था जिस पर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता। उन्होंने रूस का टूर किया तो अपने साथ 1, 2 या 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 1500 अफराद का एक वफद साथ ले गए। 1000 किलो से भी ज्यादा खाना और अपना खुद का फर्नीचर और इसके साथ साथ अपने खुद के कालीन भी थे। ताहम इस शो का सबसे नुमाया किरदार किंग सलमान का गोल्डन एक्सीलेटर था जिसे वो अपने जहाज से उतरने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक आम एक्सीलेटर की कीमत तकरीबन $8000 पर फुट और इसकी देखभाल का खर्च इसके अलावा होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गोल्डन एक्सीलेटर पर कितना ज्यादा खर्चा आता होगा। लेकिन चूंकि सोना मैकेनिकल हरकत करने वाले पार्ट्स के लिए मुनासिब मेटल नहीं, तो ये शाही डिवाइस एक बार आधे रास्ते में ही रुक गई और मजबूरन किंग सलमान को आम लोगों की तरह पैदल चलकर जहाज से नीचे उतरना पड़ा। बादशाह ने 4 सीजन्स होटल्स भी बुक कराए। दोनों होटल्स पर बादशाह के स्क्वाड के 1000 लोगों का कब्जा था और इसे मुमकिन बनाने के लिए इन लग्जरी होटल्स को दीगर मेहमानों की बुकिंग कैंसिल करने और वहां मुस्तकिल तौर पर रहने वाले रिहायशियों को आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया। इन तमाम बुकिंग की कीमत किंग सलमान को तकरीबन $3 मिलियन पड़ी, जो कि किंग सलमान के लिए महज छोटी सी एक रकम थी। किंग सलमान ने अपने ग्रुप के लिए 200 कारें भी लीज करवाई और रूस में अपने स्टे के एंड तक वो तकरीबन $100 मिलियन से भी ज्यादा की रकम खर्च कर चुके थे। मोरक्को के टूर पर भी किंग सलमान ने अपने इसी अंदाज को दोहराया। उन्होंने यहाँ भी $100 मिलियन पानी की तरह बहा दिए, जो कि मोरक्को की तारीख के सबसे महंगे तरीन क़याम में से एक था। उन्होंने वहाँ सबसे महंगे तरीन होटल मुकम्मल तौर पर बुक करवा लिए थे। इनके टोक्यो के सफर की तैयारी के दौरान किंग सलमान को एहसास हुआ कि वहाँ सामान का मसला होगा, इसीलिए बादशाह ने $14 मिलियन का हरकुलिस C-130 तैयारा चार्टर्ड कराया, जो कि रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स से ताल्लुक रखता था। ये फौजी तैयारा असल में टैंकों और दीगर भारी सामान को तवील फासले तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बादशाह ने इसे अपना सामान और 2 मर्सिडीज बेंज S600 ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने टोक्यो के आला तरीन होटलों में 1200 से भी ज्यादा कमरे बुक कराए और अपने साथियों के लिए 500 लीमो कार्स का भी ऑर्डर दिया। बाद में फ्रांस के टूर पर भी किंग सलमान ने इसी रूटीन को दोहराया। जब किंग सलमान इंडोनेशिया की सरजमीन पर उतरे तो इनका 506 टन वजनी सामान एक बार फिर जहाजों के जरिए इंडोनेशिया मुंतकिल करने का इंतजाम किया गया, जिसके लिए 7 बड़े माल बरदार जहाज बशमूल हरकुलिस C-130 और बोइंग 747 जैसे जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया। इस बार बादशाह ने सामान के साथ अपने 100 बॉडीगार्ड भी साथ रखे थे, जिनकी तनख्वाह $3500 फी घंटा थी। इसके साथ साथ 25 शहजादे और 10 वजीर भी शामिल थे और कम अज कम 1500 दीगर अफराद भी उनके साथ थे। और किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया के टूर पर ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने उनका सामान सऊदीया से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में 570 वर्कर्स की मदद हासिल करना पड़ी थी और इतने कम वक्त में ये सामान किंग सलमान के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर किंग सलमान को इतने सारे लोग साथ ले जाने की क्यों जरूरत पड़ती है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह है। एक तरफ बादशाह की अपनी मखसूस ज़रूरियात हैं और इसके अलावा 150 तो सिर्फ उनके ज़ाती शेफ्स होते हैं जो सब ही प्रोफेशनल और क्वालिफाइड हैं। इन्हें बादशाह के लिए मखसूस डिशेस बनाने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा उनके नौकर भी उनके स्क्वाड का हिस्सा होते हैं और किंग के साथ जो शहजादे शामिल होते हैं उन सब के अपने अपने अलहदा से नौकर इस स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। दरअसल किंग सलमान होटल के अमले की जगह अपने ही नौकरों को साथ ले जाना पसंद करते हैं और इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि किंग सलमान का गोल्ड और ऐशो आराम की सहूलियात की तरफ झुकाव फैमिली के दीगर मेंबरान के नोटिस में आए बगैर नहीं रह सकता था और इसीलिए किंग सलमान से मुनाफा कमाने की भी कोशिश की गई। इसकी सबसे महंगी मिसाल प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की है, जो किंग सलमान के भतीजे हैं, जिसने दुनिया के सबसे बड़े और कशादा हवाई जहाज एयरबस A380 सुपर जंबो को लग्जरी में तब्दील करने का ऑर्डर दिया था।
پرائیویٹ پروجیکٹ جس کی لاگت کا تخمینہ 485 ملین ڈالر لگایا گیا تھا، توقع کی جا رہی تھی کہ یہ لگژری پرائیویٹ طیاروں کے کاروبار میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دے گا۔ اس میں 5 لگژری سوئٹس، کانسرٹ ہال، سنگ مرمر سے مزین ترکش واش روم، اسٹیم روم، سینما، لگژری کاروں کے لیے پارکنگ کے لیے جگہ اور ایک مسجد جس میں الیکٹرانک جائے نماز ہونی تھی جو خود کار طریقے سے مکہ کی طرف رخ کر لیتی۔ جب آپ اس جہاز میں داخل ہوں گے تو بھول جائیں گے کہ آپ کسی جہاز میں ہیں یا کسی محل میں۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا تو شہزادے نے ہوائی جہاز کنگ سلمان کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ظاہر ہے اپنا منافع رکھ کر زیادہ قیمت پر یہ جہاز فروخت کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن یہ پروجیکٹ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا اور آخر کار رک گیا۔ آج فرانس کے ایک ہینگر میں ایک A380 لاوارث جہاز کھڑا ہے جس کا اندرونی حصہ پھٹا ہوا ہے اور یہ وہیں پڑا پڑا ضائع ہو رہا ہے، جو کہ آل سعود اور ان کے بادشاہ کی نہ ختم ہونے والی دولت کی گواہی دیتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔